Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Dear organizers, Faisalabad Branch Council, the Secretariat of Faisalabad Branch Council, worthy participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, as introduced by the host, today we are discussing about the tax laws second amendment ordinance of 2021. So let me share the presentation. I think it's visible to all. जी सर बिल्कुल। जी, अच्छा, बैकग्राउंड इसका ये है कि जी आपको पता है कि वी आर अंडर डेट फ्रॉम IMF एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे ऊपर प्रेशर्स आते रहते हैं, और इसके नतीजे में प्राइसेस जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और यूटिलिटीज़ की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह हैं, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती हैं, आवाम पे बर्डन पड़ता है। और उसके बाद IMF की एक डिमांड ये थी कि जो सब्सिडीज़ हैं या एग्जम्पशंस हम दे रहे हैं जो बड़ी बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको ख़त्म किया जाए। तो इसके अगेंस्ट ये पिछली तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर ये प्रेशर्स आते रहे, और आपने देखा कि ग्रेजुअली डिफरेंट एग्जम्पशंस ख़त्म हुई, डिफरेंट सब्सिडीज़ को कम किया गया। और अब ये सिचुएशन है कि जी एक हैवी प्रेशर को शायद ये गवर्नमेंट बेयर नहीं कर सकी, और ये टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस उनको इशू करना पड़ा। और आपको विद द नेम आपको पता है कि ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जी इट हैज़ नॉट बीन पास बाय द असेंबली, इट हैज़ बीन इशूड बाय द अंडर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी एग्जाम्पशंस, बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि इंडस्ट्री को, टैक्स पेयर्स को हासिल थे, वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। कुछ चीज़ों का तरीक़ाकार, टैक्सेशन का तरीक़ाकार बदल दिया गया है। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। अच्छा, सेल टैक्स लॉ में जो चेंजेस आएंगे, सेल टैक्स एक्ट 1990 में, वो सिर्फ एक चेंज है। वो बेसिकली ऑटो डिसेबल सरिंजेस जो इंट्रोड्यूस हुई हैं दुनिया में, ताकि वो सरिंज दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। तो इसमें ये होता है कि जी सरिंज में जब आप इंजेक्शन भरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है और दोबारा उसको फिल नहीं किया जा सकता। तो ये इट वाज रिक्वायर्ड। तो 159 क्लॉज है 6 स्केजुअल की, उसमें इन्होंने विद नीडल्स एंड विदाउट नीडल्स दोनों जो सरिंजेस हैं, डिसेबल सरिंजेस, ऑटो डिसेबल सरिंजेस, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। रेस्पेक्टिव हेडिंग्स कस्टम्स की दी हुई हैं सामने। इसी तरह जो क्लॉज 160 है, उसमें इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो डिसेबल सरिंजेस। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में ऑटो डिसेबल सरिंजेस की इंडस्ट्री लगे, तो उसके लिए उन्होंने जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब इंपोर्ट ऑफ टेबुलर मेटल नीडल्स और रबर गैस्केट्स, ये दो रॉ मटेरियल्स हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो इन दोनों की इंपोर्ट के ऊपर एग्जेम्पशन सेल टैक्स की दे दी गई है। तो दिस वाज द ओनली अमेंडमेंट इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब हम चलते हैं जी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं इसमें, और बेयर विद मी, मैं आपसे वन बाय वन शेयर करता हूँ। तो आपको पता है कि कोई भी लॉ स्टार्ट होता है विद डेफिनेशंस। सेक्शन 2 जनरली डेफिनेशंस को डील करती है सारे लॉज में। सेक्शन 2 में क्लॉज 29C था, जिसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को डिफाइन किया गया था, और ये क्लॉज इस ऑर्डिनेंस में ओमिट कर दी गई है, यानी कि अब ये क्लॉज अवेलेबल नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये जो क्लॉज है, इसमें ये था कि any organization or undertaking which hires 10 or more persons or involves in using electric energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal energy, or
which employs 20 or more persons in Pakistan and doesn't involve use of electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal energy, and which is engaged in manufacturing of goods or materials or subjection of goods and materials to any process which substantially changes their original condition. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद शिप बिल्डिंग, जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर और माइनिंग, ऑयल वेल और अदर मिनरल एक्टिविटीज़ जो हैं या उनके डिपॉजिट्स। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आपको याद होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम अभी आई है, पैकेज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, इसमें रिसेंटली कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री करा दिया गया था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ गई थी वो, और होटल बिजनेस, ये सारे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आते थे और इनको बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल थे। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलता था, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, या टैक्स क्रेडिट फॉर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल थे। तो अब ये क्लॉज ही रिमूव कर दी गई है। इसका मतलब है कि इससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स भी इन इंडस्ट्रीज को अब अवेलेबल नहीं होंगे। सेक्शन 23A, फर्स्ट ईयर अलाउंस। अब मैंने जैसे कहा कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को बेनिफिट्स थे उसमें फर्स्ट ईयर अलाउंस भी शामिल था, तो ये पूरी सेक्शन 23A ओमिट कर दी गई है। और ये सेक्शन ओमिशन से पहले जो थी वो कहती थी कि प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड बाय एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप इन स्पेसिफाइड रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज और engaged in the manufacturing of cellular mobile phones and qualifying for exemption under clause 126N of part 1 of second schedule and owned and managed by company shall be allowed first year allowance in lieu of initial allowance under section 23। ठीक है, और इसमें फर्स्ट ईयर अलाउंस जो था वो 90% तक अवेलेबल था, तो ये सेक्शन भी रिमूव कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब फर्स्ट ईयर अलाउंस की जो फैसिलिटी है दैट विल नॉट बी अवेलेबल। उसके बाद सेक्शन 61 है चैरिटेबल डोनेशंस। इसमें इन्होंने एक चेंज ये किया है कि जो वर्ड डोनेशन था उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन से रिप्लेस कर दिया गया है। और फर्दर अमेंडमेंट जो इसमें हुई है क्लॉज सी में, द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, this clause has now been amended to include any person eligible to tax credit under section 100C of this ordinance। तो अब इसका स्कोप जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ा के 100C में जो जो फॉल करते हैं उन पे बढ़ा दिया गया है। और इसमें एक और क्लॉज डी इंसर्ट की गई है जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस and funds mentioned in the 13th schedule to this ordinance। तो 13th schedule हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड पे एक नया स्केड्यूल इंसर्ट किया गया है, तो उसकी प्रोविजन यहाँ दी गई है और उनको भी 100% टैक्स क्रेडिट दे दिया गया है। बेसिकली मैं अगर आपको एक शॉर्टली अगर बताऊं तो बहुत सारी एग्जाम्पशंस जो अवेलेबल थी उनको विड्रॉ कर लिया गया है इस ऑर्डिनेंस में, और बहुत सारी एग्जाम्पशंस जो अवेलेबल थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया है टैक्स क्रेडिट में। तो आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सी सेक्शन था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते थे उनके लिए टैक्स क्रेडिट दिया गया था और अब इस सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नाउ
there will be no tax credit on employing the fresh graduates. और अगर हम पढ़ें कि सेक्शन 64C बिफोर ओमिशन क्या थी, वो ये कहती है, पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी or institutions recognized by Higher Education Commission shall be entitled to a tax credit in respect of the amount of annual salary paid to the freshly qualified graduates for a tax year in which such graduates are employed. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से अगर कोई क्वालिफाइड ग्रेजुएट हायर होता है तो उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट था, और उसका एक फार्मूला भी वहाँ गिवन था, A/B/C मल्टीप्लाई बाय C जो था, उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सेक्शन ही रिमूव कर दी गई है और ये बेनिफिट विड्रॉ कर लिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 65C जो रिलेट करती है टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेश, सॉरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं गालिबन, सॉरी ये मेरा ख्याल है टाइटल इसका गलत हो गया है। ये टैक्स क्रेडिट था जी फॉर एनलिस्टमेंट ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। तो ये टाइटल को आप भूल जाए, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए। ये सेक्शन भी रिमूव कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया था उन लोगों के लिए जो अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करते हैं। तो एक मोटिवेशन थी कि इन्वेस्टमेंट की जाए स्टॉक एक्सचेंज में, जो पाकिस्तान में कोई भी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें 20% टैक्स क्रेडिट दिया जाता था और ये अवेलेबल था 30th of June 2022 को। तो ये बेनिफिट भी विड्रॉ कर लिया गया है। नाउ देयर विल बी नो टैक्स क्रेडिट टू अ टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद एक सेक्शन है 65F, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स। ये नई सेक्शन इंसर्ट की गई है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, और वो ये कहती है सबसेक्शन 1, इनकम ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% of the tax payable under any provisions of this ordinance, including minimum and final taxes for the period, to the extent upon fulfillment of conditions and subject to limitations detailed as under। तो उसमें मैंने कहा है कि जी 100% टैक्स क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेएबल अवेलेबल होगा, और वो मिनिमम टैक्स में भी होगा, फाइनल टैक्स में भी होगा, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लिमिटेशंस दी गई हैं। वो क्या है जी? Persons engaged in coal mining projects in Sindh, supplying coal exclusively to power generation projects, यानी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को जो सिंध में हैं उनको ये टैक्स क्रेडिट दिया गया है जो कि पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को कोल सप्लाई करते हैं। A startup as defined in clause 62A of the section 2 for the tax year in which the startup is certified by Pakistan Software Export Board and next following 2 years। तो आईटी इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप अगर है और वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, तो उसको फर्स्ट ईयर में और नेक्स्ट 2 years में 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और थर्ड वन था पर्सन्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी enabled सर्विसेज अप टू द पीरियड एंडिंग ऑन 30th of June 2025। ये वो अमेंडमेंट थी जिसके ऊपर आईटी इंडस्ट्री, आईटी एंड आईटी enabled सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था, और इस पे ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा है। जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी
हमें पहले एग्जाम्पशंस अवेलेबल थी, और आपको पता है कि एग्जाम्पशन 2025 तक अवेलेबल थी, और उससे पहले भी ये लगातार 3-3 साल की एक्सटेंशन दी जाती रही। एंड जो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जी इस इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट किया जाए ताकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स प्रमोट हों, बढ़ सकें। लेकिन अब एग्जेम्पशंस को रिप्लेस कर दिया गया है 100% टैक्स क्रेडिट के साथ। और 100% टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि वो उनका टैक्स कंप्यूट होगा जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन का होता है, और आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ दैट टैक्स उसको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बेसिकली क्या है कि इससे पहले आईटी इंडस्ट्री, आईटी एक्सपोर्ट को हर तरह की एग्जाम्पशन अवेलेबल थी, और एफबीआर का ख्याल ये था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, कि ये लोग न सिर्फ खुद टैक्स नहीं दे रहे चूंकि एग्जाम्प्ट हैं, बल्कि इनके जो सप्लायर्स हैं, इनके एसोसिएटेड लोग हैं, ये उनका टैक्स भी बचा रहे होते हैं, विद हेल्ड भी नहीं कर रहे होते। तो अब मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसमें जो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हैं वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा उसके बाद। अब उसमें एक प्रोवाइजो है जिसमें उन्होंने कहा था कि 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड इज ब्रॉट इनटू पाकिस्तान इन फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। तो इस क्रेडिट को अवेल करने के लिए एटलीस्ट 80% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जाएं और थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल लाई जाएं। ये पहले से अवेलेबल था, एग्जाम्पशन में भी यही था कि जी 80% वो पाकिस्तान में रिमिट करेंगे तो फिर ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होंगी। अब ये है कि अगर वो 80% रिमिट करेंगे तो उनको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो कह रहे हैं जी फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज आईटी सर्विसेज इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, software maintenance, system integration, web design, web development, web hosting and network design। ये आईटी सर्विसेज हैं, और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज हैं जिसमें आईटी एनवायरनमेंट यूज किया जाता है। वो आईटी सर्विसेज भी हो सकती हैं और नॉन आईटी सर्विसेज भी हो सकती हैं। अब उसमें उन्होंने जो डेफिनेशन में लिखा है, दे इंक्लूड इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, medical transcriptions, remote monitoring, graphic designing, accounting services, HR services, telemedicine centers, data entry operations, locally produced television programs and insurance claims processing। तो जो जो सर्विसेज ऑनलाइन दी जाती हैं जिनको अंडर द हेड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एफबीआर ने करार दिया है, वो ये सर्विसेज हैं, जिसमें हमारी अकाउंटिंग सर्विसेज भी आ जाती हैं, एचआर भी है, और आईटी की से रिलेटेड और डेटा एंट्री से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं ये सारी इसमें कवर कर दी गई हैं, और कॉल सेंटर्स तो ऑब्वियसली हैं। जो क्लॉज 2 है वो कहती है जी सब सेक्शन 2, द टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टैक्स क्रेडिट है ये कंडीशनल है, और उसके लिए सर्टेन जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आप ये फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसमें पहली कंडीशन है दैट द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 2 है टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एंड पेड, यानी कि विद होल्डिंग टैक्स जो आपकी प्रोक्योरमेंट्स के ऊपर या आपकी जो सर्विसेज आप एक्वायर करते हैं उनके ऊपर, वो आपने डिडक्ट भी किया है और पे भी किया है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, और विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर्स हैव बीन फाइल्ड। तो पिछले साल की सारी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपने फाइल की हुई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी आईटी कंपनीज जो हैं वो विद होल्डिंग नहीं कर रही थी या विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रही थी, और इसका कोई
सिस्टम अवेलेबल नहीं था। अब ये है कि दिस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी कि अगर आपने ये टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपने अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है और अपनी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स भी फाइल करनी है और अपना टैक्स विद हेल्ड भी करना है और डिपॉजिट भी करवाना है और उसकी स्टेटमेंट्स भी फाइल करनी है। और नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है सेल टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड्स करस्पॉन्डिंग टू द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि सेल टैक्स में रजिस्टर भी होना है और सेल टैक्स की रिटर्न्स भी फाइल करनी है। ऑब्वियसली जब इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है तो सेल टैक्स की नील रिटर्न ही होगी, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि इस सेल टैक्स रिटर्न को भी फाइल करें। अब ये तीन कंडीशंस जो हैं ये मीट होंगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स और टैक्स पेमेंट्स भी साथ, और सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करना ज़रूरी है। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होंगी तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसमें प्रोवाइजो ऐड किया गया है, provided that nothing contained in this section shall preclude the applicability of section 214C और section 177। ये दोनों sections ऑडिट से रिलेट करते हैं, यानी पावर ऑफ कमिश्नर टू कंडक्ट ऑडिट 177 और 21C जो कहता है सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय बैलेटिंग। तो ये यानी कि आप अगर रेगुलरली अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और अपनी स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स की भी सेल टैक्स की भी, तो इट डजंट प्रिक्लूड कि आपको ऑडिट नहीं किया जाएगा। ऑडिट फिर भी होगा, यानी कि अब आईटी इंडस्ट्रीज का ऑडिट भी हो सकता है जैसे बाकी टैक्स पेयर्स का होता है। उसके बाद है जी 65G, और 65G एक उसमें कहा गया कि व्हेन मेकिंग सर्टेन एलिजिबल capital investments as specified in subsection 2, the eligible taxpayers defined in subsection 3 shall be allowed to take an investment tax credit of 25% of eligible investment amount against tax payable under the provisions of this ordinance, including minimum and final taxes। ये टैक्स क्रेडिट जो है वो इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट इसको कहते हैं, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। The tax credit not fully adjusted during the year for investment shall be carried forward to the subsequent year, subject to the conditions that it may be carried forward for a period not exceeding 2 years। तो इसको मैक्सिमम 2 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और उसके बाद ये लैप्स कर जाएगा। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अब मैं उनको डिफाइन करने जा रहा हूं जिनके अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड कैपिटल गुड्स। तो जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी उसमें आपकी प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, लेकिन आपका अपना बनाया हुआ अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। और एलिजिबल पर्सन की आईडी सबसेक्शन 3 कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एलिजिबल पर्सन मींस नंबर फर्स्ट है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज डिफाइंड इन क्लॉज 27A of section 2 engaged in manufacture of goods or materials or subjection of goods or materials to any process which substantially changes their original condition। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात है, गुड्स और मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग है और जिसमें उनकी सब्सटेंशियली जो कंडीशन है या शेप है वो चेंज हो। और दूसरा उन्होंने कहा है शिप बिल्डिंग। ये एलिजिबल पर्सन्स हैं या एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30th day of June 2019
एंड 30th डे ऑफ जून 2024, यानी कि 30 जून 2019 से 30 जून 2024 तक, इस दौरान में जो लोग इनकॉर्पोरेट हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं, एंड द पर्सन इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप or reconstitution of an undertaking already in existence, or by transfer of machinery, plant, or building from an undertaking established in Pakistan prior to commencement of the new business, and it's not part of an expansion project. तो आपका ऑलरेडी अगर प्रोजेक्ट मौजूद है या आपने किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट आपने ट्रांसफ़र किया इस प्रोजेक्ट में, और जो ऐसे ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 30th of June 2023 and engaged in the manufacture of plant, machinery, equipment and items with dedicated use, no multiple uses, dedicated use मतलब उसका single use अगर है, for generation of renewable energy from sources like solar and wind for a period of 5 years beginning from the dates such industrial undertaking is set up। तो ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जो 30 जून 2023 या उससे पहले इस्टेब्लिश हुई हैं और वो ऐसी प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रही हैं जो जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो सकता है उसके लिए, जैसे सोलर, विंड या और जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन इनका ड्यूअल यूज़ नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज़ हो सकते हैं या उनका कोई और यूज़ भी है। सिंगल यूज़ में अगर हैं तो उनको 5 ईयर का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये आप देखें, आपको जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी वो कन्वर्ट हो रही हैं टैक्स क्रेडिट में। जो इसके पीछे समझ आ रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन है या रिकॉर्ड कीपिंग है कि ताकि पता चल सके कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। और विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस ऑब्वियसली ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर 100C आपको पता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी। अब वो टैक्स क्रेडिट 100% टैक्स क्रेडिट कन्वर्ट कर दिया गया था, 100% टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और उसमें ऑलरेडी टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था, लेकिन उस पूरी 100C को रिप्लेस कर दिया गया है। और जो नई 100C सेक्शन है उसका सब सेक्शन 1 कहता है द पर्सन मेंशन्ड इन सब सेक्शन 2 shall be allowed a tax credit equal to 100% of tax payable under any of the provisions of this ordinance, including minimum and final taxes in respect of income mentioned in subsection 3। ये स्ट्रक्चर आप देखें, सेक्शन के स्ट्रक्चर एक तरह के हैं, यानी कि पहले आप कहते हैं जी कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा, सेकंड में आप कहते हैं कि जी कौन लोग, ठीक है, और थर्ड में आप कहते हैं कि जी क्या तरीकाकार होगा उसका, यानी कि, और फिर आगे टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी होती हैं। यानी कि जो लोग सब सेक्शन 2 में मेंशन किए गए हैं उनको 100% टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि सारी टैक्स प्रोविजंस से उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो मिनिमम टैक्स भी हो और फाइनल टैक्स भी हो, उसमें भी उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर। सेकंड इसकी जो क्लॉज है वो कहती है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्संस, नेमली, तो ये किस किस पे अप्लाई होंगी? पर्सन स्पेसिफाइड इन टेबल 2 ऑफ क्लॉज 66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल टू दिस ऑर्डिनेंस। तो जो लोग टेबल 2 क्लॉज 66 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल में आते हैं,
यानी कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और दूसरा वो कह रहा है कि अ ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेड under the scheme approved by the federal government and established in Pakistan exclusively for the purpose of carrying out such activities as are for the welfare of ex-employees and serving personnel of the federal government or of provincial government or armed forces, including civilian employees of the armed forces and their dependents, where the said trust is administered by the committee nominated by the federal government or a provincial government. तो ऐसा ट्रस्ट जो कि इस्टेब्लिश किया गया है और अप्रूव किया गया है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है वेलफेयर ऑफ एक्स एम्प्लॉइज या सर्विंग एम्प्लॉइज या उनकी फैमिलीज के लिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की हो के एम्प्लॉइज हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों या आर्म्ड फोर्सेस के, तो उसको भी 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। और फिर जनरली या ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है अंडर ट्रस्ट एक्ट। फिर उसके बाद आप वेलफेयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद प्रोविंशियल और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो आईसीटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर होगा उसको भी 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 42 के तहत जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो फाउंडेशन बनती है, उसको भी 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। उसके बाद है जी अ वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविंशियल और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लॉज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फेडरल या प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। उसके बाद है अब वक्फ रजिस्टर्ड अंडर मुसलमान वक्फ validating Act 1930 or any other law for the time being in force or in the instrument relating to the trust or institution। तो कोई वक्फ है जो रजिस्टर्ड है मुसलमान वक्फ डेटिंग एक्ट के तहत, तो उसको भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उसके बाद है यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग रन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन existing solely for education purposes and not for the purpose of profit। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज जो एनजीओज या एनपीओज रन कर रही हैं और उनका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है बल्कि वेलफेयर है उनका मकसद, तो उनके लिए भी ये 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। उसके बाद है रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी लॉ के तहत बना गया हो, इतने लॉज के ऊपर नाम दिए और फिर एट द एंड कह दिया गया कि कोई अगर लॉ रह भी गया है तो उस लॉ किसी भी लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड है, तो उसको भी 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसी INGOs जो इंटरनेशनल NGOs हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्री का क्या मतलब है, कि उनका एक सर्टेन प्रोसीजर है कि वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ उनका एक MOU साइन होता है, उसके बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। तो ऐसे तमाम वेलफेयर या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको 100% टैक्स क्रेडिट हासिल होगा। अच्छा, थर्ड में है जी द फॉलोइंग इनकम इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। कौन कौन सी इनकम इन इदारों की जो पीछे मैंने डिस्कस की है, कौन कौन सी इनकम जो होगी वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगी? वो है जी इनकम फ्रॉम डोनेशंस, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। तो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन वाला जो इन इदारों को मिलेंगी वो क्वालिफाई करेंगी फॉर टैक्स क्रेडिट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर ऐसे इदारों की कोई रेंटल इनकम आती है, कोई उनकी प्रॉपर्टी या रेंट पे दी हुई है और रेंटल इनकम आ रही है, तो वो भी
100% टैक्स क्रेडिट के लिए क्वालिफाई करेगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अगर सरप्लस फंड वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इनकम भी इनकी एग्जाम्प्ट होगी, सॉरी टैक्स क्रेडिट के लिए क्वालिफाई करेगी, उस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। प्रॉफिट एंड डेट फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, अगर उन्होंने अपने फंड्स किसी बैंक में रखे हुए हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या कमर्शियल बैंक हो, तो उसका जो प्रॉफिट एंड डेट होगा उसके ऊपर भी इनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और ग्रांट रिसीव फ्रॉम फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल और फॉरेन गवर्नमेंट्स, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट्स अगर इनको मिलती हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या कोई लोकल बॉडी है, या फॉरेन गवर्नमेंट है, तो इस तरह की जो ग्रांट्स होंगी वो भी उन पे भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। So much of the income chargeable under the head income from business as is expended in Pakistan for the purpose of carrying out welfare activity, तो इनकम का उतना हिस्सा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल होगा as is expended in Pakistan for purpose of carrying out welfare activities, तो ये जो पाकिस्तान में स्पेंड हुआ और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए हुआ, तो इससे जो इनकम जनरेट हुई वो या उस पर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी इनकम का वो पार्ट जो स्पेंड हुआ पाकिस्तान में और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए स्पेंड हुआ, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी, वो भी टैक्स क्रेडिट उस पर मिलेगा। अच्छा, प्रोवाइजो है इसके आगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस only so much of tax income shall be eligible for tax credit under this section that bears the same proportion as the said amount of business income bears to the aggregate income from all sources। अब एक कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि ये जो आपने बात की इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो कह रहा है कि जी इसका इतना पार्ट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा जिसकी रेशो ठीक सेम रहेगी as the said amount of business income bears to the aggregate income of those all sources। तो आपको बाकी जहां जहां से जो इनकम आ रही है उसी रेशो में आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अगर वहां इनकम फ्रॉम डोनेशंस अगर आपकी है 100 रुपीज फॉर एग्जांपल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 50 रुपीज, ठीक है, तो तो टैक्स क्रेडिट जो होगा वो इसी रेशो में, जो उनकी रेशो है उसका जो टैक्स क्रेडिट है, इसमें भी उसी रेशो में टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एनी इनकम ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज ए, बी एंड एच ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, सब सेक्शन 2 ये हमने डिस्कस की यहाँ पे। ए, बी एंड एच, ए क्या कहता है जी उन्होंने, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं, और बी में एम्प्लॉयज का ट्रस्ट जो है, ठीक है, और एच में आपका यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको भी एग्जाम्पशन ये सेपरेटली उन्होंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया कि उसको भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे टैक्स क्रेडिट के लिए 100C के तहत। अच्छा, 100C को आगे देखते हैं जी। अब इसमें जो कंडीशंस थी हमने जो पीछे एक सेक्शन में डिस्कस किया, सेम कंडीशंस यहाँ पे सिमिलर कंडीशंस हैं। एलिजिबिलिटी या टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये है कि जी टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए उनकी, इनकम टैक्स रिटर्न्स। नंबर 2 ये टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एंड पेड, तो टैक्स जो विदहेल्ड करना था वो विदहेल्ड किया इन्होंने, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया और उसकी स्टेटमेंट फाइल की, ये भी मस्ट है। और विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड, तो विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट्स भी फाइल करना जरूरी है इसमें। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल रिसीट्स,
तो जो डोनेशंस आपको मिलते हैं या जो रिसीट्स हैं वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल रिसीट्स। तो टोटल अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिला है तो 15 लाख से ज्यादा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि आपने जो मेजर एक्सपेंस करना है वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या वेलफेयर एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए करना है। प्रोवाइडेड दैट क्लॉज डी यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाला shall not apply to non-profit organization if charitable and welfare activities of the non-profit organization have commenced for the first time within the last 3 years. तो 15% ऑफ द टोटल रिसीट यानी एक्सपेंडिचर आपके 15% होने चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो एक्टिविटीज़ हैं या ऑपरेशंस हैं वो फर्स्ट टाइम लास्ट 3 ईयर में पहली दफ़ा अगर हुए हैं तो फर्स्ट टाइम इस कंडीशन को मीट करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, टोटल रिसीट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर्स आर लेस देन 100 मिलियन रुपीज़। तो जिन इंस्टीट्यूशंस की या जिन एनपीओस की एनुअल जो रिसीट्स हैं या डोनेशंस हैं वो 100 मिलियन से कम हैं उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। यानी 100 मिलियन से ऊपर अगर हैं 100 मिलियन या उससे ऊपर अगर हैं तो फिर 15% की कंडीशन मीट करना जरूरी है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर हैज बीन ऑब्टेन्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 36 ऑफ सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 की जो अप्रूवल है चीफ कमिश्नर की जो अप्रूवल है वो अगर ली है तो तब आप टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी ये आप मीट कर रही है ना कि रिटर्न फाइल की, टैक्स विदहेल्ड किया, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स दी, फिर ये चेक के जी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो 15% हो अगर ये दो कंडीशन मीट नहीं हो रही तो, और फिर अगली जो कंडीशन है वो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 36। Provided that condition of approval in respect of persons mentioned in table 2 of clause 66 part 1 of second schedule to this ordinance shall take effect from the first day of July 2022 and the requirement of clause 36 of section 2 shall not be applicable for the earlier years. तो clause 66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में जो एनजीओज आती हैं उनके लिए ये जो कंडीशन है कि अप्रूवल ऑफ कमिश्नर होना ज़रूरी है वो फर्स्ट जुलाई 2022 से स्टार्ट होगी और उससे पहले उनको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको क्लॉज 66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। None of the assets of the trust or welfare institution confers or may confer a private benefit to the donor or family, children or authors of the trust or his descendants or the makers of the institution or to any other person. तो ये भी एक प्री कंडीशन है कि उनके कोई एसेट्स, अगर कोई ट्रस्ट है या वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, उसके किसी किस्म के एसेट्स का प्राइवेट बेनिफिट डोनर्स को या उनकी फैमिलीज को या उनके बच्चों को या जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है उनको, उनकी अपनी मैनेजमेंट को या उनके डिसेंडेंट्स हैं या मेकर्स हैं या कोई और प्राइवेट पर्सन है, तो उसके बेनिफिट्स वेलफेयर पर्पस के लिए होने चाहिए, किसी पर्सनल बेनिफिट, किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच प्राइवेट बेनिफिट इज कन्फर्ड the amount of such benefit shall be added to the income of the donor। और अगर कहीं प्राइवेट बेनिफिट दिया गया किसी को तो उस हद तक जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ऐड बैक हो जाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम में, तो उस पर टैक्स भी लगेगा। फिर उसके बाद आया स्टेटमेंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस received in the immediate preceding year has been filed in the prescribed form and manner। आपको पता है कि जी एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है एवरी ईयर, तो आपने पिछले साल की अगर स्टेटमेंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस
वो आपने फाइल की हुई है तो तब आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, और अगर आपने फाइल नहीं की तो आप टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकेंगे। काफ़ी चेंजेस आई हैं इसमें भी। और अब जो एरा हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जी जो एग्जाम्पशंस हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट्स, और दे आर बीइंग डिसअलाउड। अच्छा, आगे जी 100C कंटिन्यू कर रहा है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, surplus funds of the organizations to which this section applies shall be taxed at the rate of 10%. अब ऑर्गेनाइजेशन ने जो अनस्पेंड फंड्स हैं, जो सरप्लस फंड्स हैं, उनको 10% टैक्सेशन की जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सरप्लस फंड। तो सरप्लस फंड मींस फंड्स और मनीज not spent on charitable and welfare activities during the tax year। ऐसी ऐसी रकम जो कि टैक्स चैरिटेबल एक्टिविटीज में स्पेंड नहीं हुई, received during the year as donations, voluntary contributions, subscriptions and other incomes। तो आपको डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन या किसी भी मद में आपको वो पैसे आए और आपने वो स्पेंड नहीं किए वेलफेयर एक्टिविटीज में, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड्स का भी वो पार्ट नहीं है, यानी कि आपको डोनेशन मिली और वो स्पेंड चैरिटेबल वेलफेयर एक्टिविटीज में नहीं हुई, और फिर आगे कहता है मोर देन 25% ऑफ द टोटल रिसीट्स। यानी आपने 100 रुपए की अगर डोनेशन ली और अगर 25 रुपीज उसमें से बच गए तो वो सरप्लस फंड में नहीं आएंगे, लेकिन बियॉन्ड 25% वो फिर सरप्लस फंड में आएंगे एंड आर पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। और अगर रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, आपने किसी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि डोनर ने आपको पैसे दिए, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो उसको पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, restricted fund means any fund received by the organization but could not be spent and treated as revenue during the year due to any obligation placed by the donor or fund received in kind। अगर डोनर ने आपको फंड दिए, फॉर एग्जांपल उसने कहा जी कि अर्थक्वेक आएगा तो आपने ये स्पेंड करने हैं, उस साल में अर्थक्वेक आया ही नहीं, तो जाहिर है वो स्पेंड नहीं हो सकते थे क्योंकि वो डोनर की डायरेक्शंस थी कि आपने ओनली अर्थक्वेक के लिए देना है। अब अर्थक्वेक नहीं आया तो वो अनस्पेंट रह गए ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन, तो ये भी सरप्लस फंड में नहीं आएंगे। या आपको किसी ने डोनेशंस दिया इन काइंड, एक गाड़ी दे दी कि जी ये आप यूज करें अपने वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, तो वो भी सरप्लस फंड में नहीं आएगी। ठीक है, और 25% ऑफ टोटल रिसीट, 25% तक अनस्पेंड अगर फंड अगर आपके पास हैं तो वो भी आपके सरप्लस फंड्स में नहीं आएंगे। 25 और मोर अगर होंगे परसेंट तो वो फिर आपके सरप्लस फंड्स में आएंगे। ठीक है, तो सरप्लस फंड्स अगर होंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक तो दे विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 182 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि देर आर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा रहा है जी वॉइस प्रॉब्लम, तो मुझे काइंडली बताइएगा कि वॉइस प्रॉब्लम है अभी। एनीवन? कुछ साहबान ने कहा जी कि प्रेजेंटेशन शेयर करें। अच्छा ओके, आई थॉट देयर आर सम क्वेश्चंस, राइट। ठीक है जी, सबकी अटेंडेंस लग जाएगी और थैंक यू वेरी मच। नो वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है जी, नो वॉइस प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो कंटिन्यू करते हैं जी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में सीरियल नंबर 1, आज इसमें एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आई एम जस्ट कनेक्टिंग बैक। मैं जरा अपनी खिड़की बंद कर लूं।
अभी अजान हो रही है, कैन वी हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स या 2 मिनट्स? लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, आई विल बी बैक. जी अस्सलाम वालेकुम, शुड वी रिज्यूम? अजान हो गई जी. तो हम बात कर रहे थे जी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की. तो कुछ पेनल्टीज थी जिनमें कुछ रद्द-बदल किया गया है और कुछ उसमें कम की गई थी पेनल्टीज जिनको बढ़ा दिया गया है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. अब सेक्शन 182 में जाएं तो एक पूरा टेबल है जिसमें सीरियल नंबर्स हैं और पेनल्टी की टाइप है और पेनल्टी की अमाउंट्स हैं और कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन के तहत ये पेनल्टी लगती है, वो गिवन थी. अब सीरियल नंबर 1 में वो रिलेट करती है पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 इज 1% ऑफ टैक्स पेएबल. 1% ऑफ द टैक्स पेएबल था. Default subject to a maximum of 50% of tax payable, and if this penalty is not less than 40,000 or no tax is payable, the amount of penalty will be 40,000. उसमें एक आ गया था कि जी अंडर सेक्शन 114 अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की तो 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल आपको पेनल्टी लगेगी. ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 50% ऑफ टैक्स पेएबल होगी. और अगर ये पेनल्टी यानी कि 1% या मैक्सिमम 50%, अगर ये 40,000 से कम है या टैक्स पेएबल नहीं था, बनता ही नहीं था, तो इन बोथ केसेस
ये पेनल्टी 40,000 होगी, यानी मिनिमम 40,000 आपने पे करना ही करना था। अच्छा, इसमें कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। उसमें पहली प्रोवाइजो जो दी गई है वो ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ टैक्सेबल इनकम इज अप टू 800,000 रुपीज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी 5,000 रुपीज। तो ये चूंकि हर बंदे पे 40,000 मिनिमम हो गया था, तो अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी की 8 लाख तक इनकम है और वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सका विद इन ड्यू डेट, तो उसको मिनिमम 5,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1% ऑफ टैक्स अमाउंट होगा या 50% ऑफ टैक्स पेएबल के बराबर होगा, और अगर ये नो टैक्स पेएबल अगर हुआ या इससे कम बनती हुई उसकी पेनल्टी, तो कम से कम 5,000 उसको देनी पड़ेगी। तो ये एक रिबेट दिया गया है, इसमें बेनिफिट दिया गया है। सेकंड प्रोवाइजो उसमें एक और ऐड किया गया है जिसके मुताबिक प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%, 50% and 25% if the return is filed within 1 month, 2 months, and 3 months respectively after the due date or extended due date of filing of tax return as prescribed under law। तो जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी उसके अगर 30 डेज के अंदर अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो ये जो पेनल्टी वट एवर जो कंप्यूट होगी जो ऊपर मैंने डिस्कस की वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर फाइल की है तो 75% रिडक्शन होगी उसमें, यानी अगर 40,000 बनता था तो वो 10,000 हो जाएगा, और अगर 2 मंथ्स में पे की है तो वही 40,000 20,000 हो जाएगा, यानी 50% उसमें आपको पेनल्टी वेव हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने तीसरे मंथ में की, 3 महीने में की, तो वो 25% आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फिर आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वही पेनल्टी होगी जो ऊपर हमने डिस्कस की है। तो इसमें ये बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपने ड्यू डेट में अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और फिर आपने सोचा यार मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूं, अगर पहले महीने में की तो आपको 75% बेनिफिट मिलेगा, सेकेंड मंथ में की तो 50%, और अगर आपने थर्ड मंथ में की है तो 25% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर 3 महीने में भी आप नहीं कर पाते तो फिर आप पूरी पेनल्टी पे करेंगे। उसके बाद है जी सीरियल नंबर 1A। 1A में ये था कि जी पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165, 165A और 165B which amounted to rupees 5,000 if tax has already been paid। ठीक है, अगर आपने स्टेटमेंट अंडर 165, 165A या 165B अपनी स्टेटमेंट फाइल करनी थी और आपने फाइल नहीं की, तो उसकी पेनल्टी थी 5,000 अगर टैक्स पहले ही पे कर दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट लेट फाइल की है। ठीक है, और यानी कि 5 अगर आपने टैक्स ऑलरेडी विद इन ड्यू डेट पे किया और स्टेटमेंट अपनी जो है विद इन 90 डेज आपने फाइल की हुई है, तो 5,000 पेनल्टी थी। एंड इन all other cases a penalty of 2,500 for each day of default subject to minimum penalty of 10,000। और अगर आपने या तो टैक्स पे नहीं किया था या अपनी स्टेटमेंट विद इन 90 डेज आपने फाइल नहीं की थी, तो आपको 2500 रुपया पर डे ऑफ डिफॉल्ट आपको पड़ेगा, और ये अगर 10,000 से कम हुआ तो आपको मिनिमम 10,000 आप पे पेनल्टी पड़ेगी, और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर जो एक्चुअली बनती है वो आपको पे करना पड़ेगा पेनल्टी। यानी आपको अगर 100 दिन आपके बने हैं तो 100 को 2,500 से मल्टीप्लाई करें तो 250,000 आपके ऊपर पेनल्टी पड़नी है। ठीक है, अब इसमें एक प्रोवाइजो ऐड की गई है, provided that where it stands established that no tax was required to be deducted or collected during the relevant period, minimum amount of penalty shall be 10,000 rupees। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि जी कोई टैक्स पेएबल नहीं था, कोई अमाउंट, कोई टैक्स विद हेल्ड होने वाला नहीं था, ठीक है, तो इस सूरत में अगर आपने डिफॉल्ट किया है, अपनी स्टेटमेंट सिर्फ लेट फाइल की है, तो कम से कम 10,000 की पेनल्टी आपके ऊपर तब भी होगी। ये सेक्शन जी कंटिन्यू करेगी, इसमें काफी सारी चेंजेस आई हैं। सीरियल नंबर 6,
if a person repeats erroneous calculation in the return for more than one time, अगर एक से ज्यादा दफा अपनी एक ही गलती को वो रिपीट करता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसकी जो वो उसका जो टैक्स पेएबल जो उसने खुद कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल टैक्स पेएबल से कम बनता है, ठीक है, such person shall pay a penalty of 30,000 rupees or 3% of the amount of tax involved, whichever is higher. तो या तो वो 30,000 की पेनल्टी देगा या 3% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जितना टैक्स उसने बचाया इसमें उसका 3% एडिशनल वो पेनल्टी के तौर पर देगा, और इन दोनों में से 30 से कम हुआ तो फिर 30 देगा, और अगर 30,000 से ज्यादा हुआ तो जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो पे करेगा, विच एवर इज हायर। अब उसमें भी एक प्रोवाइजो इंसर्ट की गई है, उसमें कहता है जी प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स शॉर्टफॉल अकरिंग as a result of taxpayers taking a reasonably arguable position on the application of this ordinance to the taxpayer positions। अब उसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो शॉर्टफॉल है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्डिनेंस की गलत थी या वो जो रेफर कर रहा था वो गलत हो गया उससे, यानी उसके पास आर्गुमेंट मौजूद था उसका कि उसने क्यों ये टैक्स कैलकुलेट किया, तो उस सूरत में उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये उसका विलफुल डिफॉल्टिंग है, जानबूझ के उसने ये नहीं किया, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। अब सीरियल नंबर 10, इट रिलेट्स टू द पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली। तो अगर आपने इन राइटिंग या पोर्टल के अंदर कोई फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट की है, such person was liable to pay a penalty of 25,000 rupees or 100% of the amount of tax shortfall whichever is higher। उसमें यह था कि उससे जो इम्पैक्ट बनता है टैक्स का उसका 100%, यानी कि वो टैक्स भी देगा और 100% उसके ऊपर पेनल्टी भी देगा, ठीक है, या 25,000 whichever is higher। इसमें जो भी हायर साइड पे होगा मिनिमम 25,000 होगा, और अगर 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट उसको पे करनी है। अब ये चूंकि 100% पेनल्टी डालना ये ज्यादती हो गई थी, काफी ज्यादा बन जाता था सम केसेस में, तो उसको कम करके अब 50% कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि अब वो या 25,000 पे करेंगे या 50% ऑफ द शॉर्टफॉल विच एवर इज हायर। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अगर दी हैं और उसका जो बेनिफिट है उसका जो पेनल्टी है वो 100% की बजाय 50% कर दी गई है। फर्दर द स्कोप ऑफ दिस क्लॉज हैज बीन एक्सटेंडेड टू सेक्शन 114। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट्स थी ये बड़ी लिमिटेड इसकी एप्लीकेशन थी, अब उसमें फर्दर जो ऐड की गई हैं उसमें 114A की स्टेटमेंट जो है, यानी टैक्स पेयर प्रोफाइल जो आपने फिल करनी है ऑनलाइन, वो भी ऐड कर दी गई है। सेक्शन 118 मेथड ऑफ फर्निशिंग अ रिटर्न और डॉक्यूमेंट। अब 118 जो है वो ये कहता है कि जी आपने कोई स्टेटमेंट फाइल की और वैसे फाइल नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, यानी कि इन द रिक्वायर्ड या प्रेस्क्राइब्ड मैनर आपने जो करनी थी उसकी बजाय आपने किसी और मैनर में कर दी, तो वो भी इसी मिसलीडिंग या फॉल्स स्टेटमेंट के अंडर आएगी। फॉर एग्जांपल आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना था और एफबीआर के एक पोर्टल में एक गिवन फॉर्मेट है, उसकी बजाय आपने किसी और फॉर्मेट में अगर सबमिट कर दिया तो वो भी आपका फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट शुमार होगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो पेनल्टी होगी 25,000 या 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल whichever is higher। अच्छा जी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आगे चल रहा है, सीरियल नंबर 11। This relates to the penalty on any person who denies or obstructs the access of chief commissioner or any officer authorized by the commissioner। अगर कमिश्नर या उसका जो अथराइज पर्सन है उसको वो अपने प्रेमिसेस में जाने से रोकता है, अपनी प्लेस में जाने से रोकता है, या उसके अकाउंट्स को देखने से मना करता है, या कोई और डॉक्यूमेंट्स जो वो देखना चाहता है उसको देखने से मना करता है, या उसकी कॉपीज लेने से मना करता है,
कोई कंप्यूटर या स्टॉक्स उसके पास है, उसकी इंस्पेक्शन से मना करता है, उसको रोकता है, such person was required to pay a penalty of 50,000 rupees or 100% of the amount of tax involved, whichever is higher. तो अगर आपने किसी कमिश्नर को या उसके अथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आपने रोका, एक्सेस नहीं दी इन चीज़ों की, तो वो 50,000 रुपीज़ का उस पर फाइन है, या जितना टैक्स उसने एवेड किया है या जिसमें जो टैक्स इन्वॉल्व था उसका 100% पेनल्टी के तौर पे वो देगा। अब ये 100% की पेनल्टी जो है ये 50% कर दी गई है। अब सीरियल नंबर 15 ये है जी, पेनल्टी ऑन पर्सन हु फेल्स टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और फेल्स टू पे द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 160। ठीक है, इसमें वो है कि जो या तो विदहेल्ड नहीं करता किसी का टैक्स, ठीक है, फेल होता है उसमें, या टैक्स कलेक्ट करता है तो वो जमा नहीं करवाता गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो उसके लिए क्या थी पेनल्टी? पेनल्टी ऑफ 40,000 रुपीज और 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। तो वो 40,000 या 10% ऑफ द टैक्स उसमें जो इन्वॉल्व, जितना टैक्स था उसका 10% वो पेनल्टी के तौर पर और देगा। अगर ये 40,000 से कम हुआ तो 40,000 कम अज कम पे करेगा। ठीक है, अब इसमें चेंज ये की गई है कि कुछ इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। उसमें एक डिवीजन 2 जो एडवांस टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स है, इम्पोर्ट्स के ऊपर भी अगर वो ऐसा करता है कि जी विदहेल्ड हुआ और जमा नहीं करवाया, डिडक्शन ऑन सैलरी डिवीजन 3 में, dividends, special purpose vehicles, profit and debt, payment to non-residents, payment to foreign produced commercials, goods, services and contracts, royalties, exports, income from property, price bonds वाला या prices and winnings। तो ये इसका स्कोप बढ़ा के ऑलमोस्ट हर जगह जहां एडवांस टैक्स कटता है या विदहेल्ड होता है कोई भी टैक्स, उस सब तक ये बढ़ा दिया गया है। तो अब ये अगर कोई शख्स टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता या कर नहीं पाया, और अगर उसने टैक्स कलेक्ट किया और जमा नहीं करवा सका, तो उसमें ये पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, यानी 40,000 या 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। अब जी सीरियल नंबर 16, इट रिक्वायर्स एवरी टैक्स पेयर टू डिस्प्ले NTN एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि हर टैक्स पेयर को अपनी बिजनेस प्लेस के ऊपर NTN डिस्प्ले करना जरूरी है, और अगर वो नहीं करेगा तो उस पर 5,000 का फाइन था। ठीक है, अब NTN के साथ साथ बिजनेस लाइसेंस भी उन्होंने लाजमी करार दे दिया है कि अब जाहिर है को बिजनेस लाइसेंस स्कीम एक शुरू की गई है, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। हर बिजनेसमैन को एक लाइसेंस भी दुकानदार को मिलेगा, तो उसने अपने NTN के साथ जिसको लाइसेंस मिला हुआ उसने अपना लाइसेंस भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, फर्दर दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टू सेक्शन 181D विच रिलेट्स टू बिजनेस लाइसेंस स्कीम। जैसे मैंने आपको कहा 181D इंसर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने बिजनेस लाइसेंस स्कीम को डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा था कि हर बिजनेसमैन को बिजनेस लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, और उस लाइसेंस को डिस्प्ले करना भी जरूरी है। अब इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, provided that no penalty shall be imposed to the extent of the tax shortfall occurring as a result of taxpayer taking a reasonably arguable position on the application of the ordinance to the taxpayer position। अगर कोई कहता है जी मेरे पास लाइसेंस आया नहीं अभी, या मैं फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट कर रहा हूँ, कोई ना कोई उसके पास अगर आर्गूमेंट है तो उसको पेनल्टी, अगर कन्विंस होता है कमिश्नर तो उसको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। फिर उसमें सेक्शन जो सीरियल नंबर 19 एंड 20 है, ये दोनों रिमूव कर दिए गए हैं, ओमिट कर दिए गए हैं। उसमें 19 जो था वो पेनल्टी थी ऑन मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हु बुक्स अ व्हीकल इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 227। तो सेक्शन 227 थी जिसमें कहा गया था कि जी आप अगर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं तो अब तब तक आप कोई व्हीकल बुक नहीं कर सकते जब तक कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होंगे, या फाइलर जो पुरानी टर्म थी फाइलर, आप फाइलर नहीं होंगे। फिर ये चूंकि फाइलर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया तो 227
सेक्शन भी रिमूव कर दी गई, और ये रिडंडेंट पड़ी हुई थी सीरियल नंबर 19 एंड 20, तो इनको भी रिमूव कर दिया गया। तो सीरियल 20 जो है वो कहता है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जो रजिस्टर करता है ऐसी गाड़ियों को इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 227, तो उसके ऊपर भी इन्होंने पेनल्टीज लगाई थी। तो चूंकि सेक्शन 227 ही खत्म हो गई, तो ये पेनल्टीज खामखा रह गई थी, अब उन्होंने इनको करेक्ट कर दिया और इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये नीचे मैंने लिखा है सेक्शन 227 वाज ऑलरेडी ओमिटेड एंड रिलेटेड टू restriction on purchase and registration of such vehicles unless he is a filer। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और ये सेक्शन 227 ही खत्म हो गई, तो अब इसका कोई जवाब नहीं रह जाता था। अच्छा जी, उसके बाद है जी सेकंड शेड्यूल एग्जाम्पशंस हैं। अच्छा, इसमें जी आप देखेंगे बेशुमार एग्जाम्पशंस जो हैं वो विड्रॉ कर ली गई हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने सारी यहाँ शेयर नहीं की। आपके पास सेकंड अमेंडमेंट टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे शेख सुल्तान ट्रस्ट कराची था क्लॉज 57 में, फिर उसमें कुछ डोनेशंस थे जो जिसमें एग्जेम्पशन आपको मिलती थी। डोनेशन टू सपोर्ट स्पोर्ट बोर्ड था, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग एनी स्पोर्ट और गेम। सिटीजन फाउंडेशन, फंड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, फंड फॉर retarded and handicapped children, National Trust Fund for Disabled, Ashifat Trust, Fatmeet Foundation, इकबाल मेमोरियल फंड वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबी लिस्ट है। यू कैन सी क्लॉज 61 में जो लिस्ट दी हुई है वो है ये। उसके बाद है जी एनी इनकम डिराइव्ड बाय सकूक होल्डर्स इन रिलेशन टू सकूक इशूड बाय द सेकंड पाकिस्तान इंटरनेशनल सकूक कंपनी लिमिटेड। अभी मैं आपको ना ये पहले बता के फिर मैं बताता हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों ये किया गया। सकूक इंटरनेशनल सकूक कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल सकूक कंपनी लिमिटेड, उसकी इनकम, एंड द थर्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल सकूक कंपनी लिमिटेड इंक्लूडिंग एनी गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सकूक। तो ये 72A क्लॉज थी, इसको भी एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया। फिर एनी प्रॉफिट ऑन डेट डिराइव्ड बाय हब पावर कंपनी, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। प्रॉफिट ऑन डेट बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फिर इनकम टैक्स ऑफ द इनकम ऑफ द टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये जो किताबें पब्लिश करते हैं स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज़ की। इनकम ऑफ द एनी स्पोर्ट्स बोर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम मुदारबा, प्रॉफिट्स ऑफ वेंचर कैपिटल कंपनीज, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक जनरेशन एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 132 will not be available after 30th of June 2021। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेशन का जो के ऊपर जो 132 क्लास में एग्जाम्पशन अवेलेबल थी वो 30 जून 2021 के बाद अवेलेबल नहीं रहेगी। अच्छा, ये इतनी लेविश किस्म की एग्जाम्पशंस जो है वो हटा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा हटाई गई हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक वही डॉक्यूमेंटेशन जी या सामने मैं जी सर सामने सर आपकी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही। वो स्लाइड कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो कह रहे हैं कि उनको स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, मुझे भी नजर नहीं आ रही। जी स्लाइड सर ये 100C वाली स्लाइड पे रुकी हुई है। अच्छा जी इसको मैं री 100C टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, स्लाइड वहीं पे रुकी हुई है प्लीज। ओहो, आपने पहले नहीं बताया ना। मैं मुझे इसको सर पहले डिस्कनेक्ट करके दोबारा करूं, री शेयर करता हूं मैं। जी जी सर। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है? जी जी अब आ रही है सर। ओहो, मेरी आवाज आ रही थी आपको? जी जी आवाज आ रही है सर, मुझे भी नजर तो आ रही थी, अभी मिस हुई है तो फिर मैंने कहा आपको सर। अच्छा, अभी मैं सुनिए। मेरी तरफ से अभी हुई है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि उनके पास जो है ना वो काफी देर हो गई, उन्हें नजर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, 100C के बाद मैंने ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात की थी। जी जी सर। ठीक है, अभी आ रही है? जी जी सर अब आ रही है। ठीक है, वो मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर लेट फाइलिंग है, रिटर्न फाइल नहीं की विद इन ड्यू डेट, तो 0.1% होगी। ठीक है,
ऑफ टैक्स पेएबल और डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ टैक्स पेएबल होगा। ये मैंने आपसे शेयर किया था। और अगर ये टोटल मिलके 40,000 से कम है तो कम से कम 40,000 आपने पे करना है, ठीक है। और उसमें कुछ इस दफा जो चेंजेस की गई हैं, 2 प्रोवाइजो ऐड किए गए हैं कि अगर आपकी इनकम 8 लाख या उससे कम है तो फिर ये 5,000 रुपये की पेनल्टी होगी। और दूसरा ये है कि अगर आपने 1 महीना लेट जमा करवाई है, विद इन 1 मंथ करवा दिया तो 75% आपकी पेनल्टी वेव हो जाएगी। अगर 2 मंथ्स में कराई है तो 50% कम हो जाएगी। अगर 3 मंथ्स में कराई है तो 25% आपको इसमें वेवर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो थी वो 1A, उसमें 165, 165A, 165B के तहत जो स्टेटमेंट्स आप फाइल करते हैं, वो अगर स्टेटमेंट नहीं फाइल की तो 5,000 का फाइन था अगर आपने टैक्स पे कर दिया और स्टेटमेंट विद इन 90 डेज सबमिट करवा दिए। और अगर आपने स्टेटमेंट भी फाइल नहीं की या आपने टैक्स पे नहीं किया तो उस 25,000 पर डे, ठीक है, जो कम से कम 10,000 होगा। और 2500 रुपये पर डे के हिसाब से जितना बनेगा वो होगा, या 10,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। और उसमें एक प्रोवाइजो ये की गई थी कि अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि पेनल्टी किसी वजह से नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू, अगर कोई टैक्स पेएबल नहीं था उसमें, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगी। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी कि सीरियल 6 में कि अगर कैलकुलेशन टैक्स की गलत करता है वो अपनी, ठीक है, और रिपीट करता है इस गलती को, यानी कि बार बार वो अपने टैक्स कैलकुलेशन गलत करता है जिसकी वजह से आपका टैक्स पेएबल कम बनता है एक्चुअल टैक्स पेएबल से, तो उस सूरत में आपको नॉट ओनली कि वो जो गैप है वो आपने फिल करना है, वो भी आपने पे करना है, बल्कि आपने 30,000 का फाइन पे करना है, या 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जितना आपने टैक्स बचाया था उसका 3% पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा, और या 30,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। उसमें ये कहा था कि इसमें जो अभी चेंज आई है वो ये था कि अगर वो टैक्स आप टैक्स पेयर ये समझाने में कामयाब हो जाता है, कन्विंस करा लेता है कमिश्नर को कि ये कोई मेरी आर्गूमेंट थी, ये जानबूझ के मैंने नहीं किया, तो ये पेनल्टी वेव हो सकती है। सीरियल 10 में ये कहा था कि जी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अगर आपने फाइल की हैं तो 25,000 रुपये का फाइन या 100% ऑफ शॉर्टफॉल विच एवर इज हायर, तो ये 100% जो है ये 50% कर दिया गया है, ठीक है। और ये इसकी स्कोप भी बढ़ा दिया गया था जिसमें टैक्स पेयर प्रोफाइल और आपकी जो रिटर्न फाइलिंग वगैरह अगर अपने उस फॉर्मेट में नहीं की या उस मैनर में नहीं की जिस मैनर में FBR कह रहा है, तो तब भी ये समझा जाएगा कि ये फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से है। सीरियल 11 में इन्होंने कहा था कि पेनल्टी अगर कोई शख्स अपने प्रेमिसेस में अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड या स्टॉक या इन्वेंट्री या IT सिस्टम में किसी को एक्सेस नहीं देता, रोकता है, तो उस सूरत में 50,000 रुपये का फाइन होगा, ठीक है, या 100% ऑफ द टैक्स, उस पर जो टैक्स था जितना इन्वॉल्व था वो टैक्स भी और उसके ऊपर उतनी ही पेनल्टी भी, विच एवर इज हायर, तो उस तो ये विच एवर इज हायर होगा। तो लेकिन अब ये 100% को 50% कर दिया गया। सीरियल 15 में इन्होंने कहा था कि अगर आपने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया या टैक्स विद हेल्ड किया लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया तो उस सूरत में आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, और पेनल्टी जो है वो 40,000 होगी या 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जितना टैक्स आपने जमा नहीं करवाया था या जितना टैक्स आपने विद हेल्ड नहीं किया उसका 10% विच एवर इज हायर। और इसका स्कोप भी मैंने आपको बताया था कि ये बढ़ा दिया गया, इंपोर्ट्स और सैलरी और आपकी जो सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स गुड्स और इन सारी चीज़ों पे एक्सटेंड कर दिया गया है। सीरियल 16 में NTN का जिक्र था कि NTN डिस्प्ले ना करने पे 5,000 का फाइन होगा। अब उन्होंने कहा जी बिजनेस लाइसेंस भी अगर आपने डिस्प्ले नहीं किया तो आप पे 5,000 का फाइन होगा। तो लाइसेंस जो है मैंने आपको बताया था कि दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 181D, जिसमें उन्होंने लाइसेंसिंग स्कीम एक अनाउंस की हुई है, और जिस दिन से वो स्टार्ट हो जाएगी और लोगों को लाइसेंस इश्यू होंगे तब से ये एप्लीकेबल होगी कि आपने बिजनेस लाइसेंस डिस्प्ले भी करना है। और इसमें भी एक गुंजाइश ये निकाली गई थी कि अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जिसमें आप विलफुल फॉल्ट नहीं, जानबूझ के नहीं किया, तो उसमें भी ये पेनल्टी वेव हो सकती है। और उसके बाद क्लॉजेस जो थी सीरियल नंबर 19, 20 ओमिट हो गई थी,
वो मैंने आपको बताया था। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने कहा था कि जी जो नॉन फाइलर हैं, ये 227 सेक्शन है, 227C के व्हीकल मैन्युफैक्चरर को फाइलर होना जरूरी है। अगर नहीं फाइलर होगा तो वो गाड़ियां सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये चूंकि वो 227 ही खत्म हो गई है तो इसकी जरूरत नहीं रही, और ऐसा ऑफिसर या टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिसर जो लाइसेंस इश्यू करेगा या रजिस्टर करेगा ऐसी गाड़ियां, उस पर भी फाइन था। अब ये दोनों ओमिट कर दी गई क्योंकि सेक्शन ही पीछे से खत्म हो गई है। फिर एग्जाम्पशंस की मैंने बात की थी, ये मैंने बताया था बहुत सारी एग्जाम्पशंस खत्म कर दी गई हैं। उम्मीद है आपने इसको सुन लिया होगा। ठीक है, इसको रिपीट करने की बजाय आप के पास ये पीडीएफ मौजूद होगी, और अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इदारों की जो एग्जाम्पशंस थी, जिनको डोनेशंस आप देते थे तो आपको एग्जाम्पशन मिलती थी, वो खत्म कर दी गई हैं। और उसकी रीजन मैंने आपको ये बताई थी कि अब एग्जाम्शन की बजाय टैक्स क्रेडिट का एरा शुरू हो रहा है। जो इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो ये है कि एग्जाम्शन की बजाय आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, वो आगे हम जाके फर्दर डिस्कस करते हैं, वो आने वाला है। तो उसमें फर्दर जो है क्लॉज 2 हैज बीन ओमिटेड, इट रिलेट्स टू द पेट्रोलियम सर्विसेज। अच्छा, उसमें यह था कि पेट्रोलियम सर्विसेज के ऊपर जो पाइपलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी ना कंपनीज, उनको रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स लगता था। तो अब उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने कहा नॉर्मल टैक्स लगेगा उनके ऊपर। उसमें क्लॉज 3 इसको भी ओमिट कर दिया गया है। ये भी सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड पाकिस्तान, इसमें यह था कि 50% टैक्स होता था, और इन्होंने अब इसको रिमूव कर दिया। इसका मतलब अब ये भी नॉर्मल टैक्सेशन में आएंगी। क्लॉज 3B हैज बीन ओमिटेड। 3B में क्या था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना 4% टैक्स लगता था, रिड्यूस रेट। अब उन्होंने उसको हटा दिया है, तो इसका मतलब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी 100% अपना प्रॉपर टैक्स देगा। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन प्रॉपर देगा और कौन कौन क्रेडिट अप्लाई करेगा। क्लॉज 5B हैज आल्सो बीन ओमिटेड, जिसमें कैपिटल गेन्स डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स और एसेट्स बाय अ प्राइवेट कंपनी टू प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो उसमें जो गेन था वो 10% होता था अगर आपने सेल ऑफ शेयर बाय अ प्राइवेट कंपनी टू, अगर आपने वेंचर कैपिटल को सेल किए हैं तो आप पे 10% टैक्स था। अब ये भी ओमिट कर दी गई है। इसी तरह क्लॉज 18, 18B, 24AA ये भी ओमिट कर दी गई हैं। इस ये 18 जो है मुदारबा कंपनीज, उस पर 25% टैक्स रेट था। 18B जो था, और जो स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टमेंट के ऊपर आपको 2% का रिबेट मिलता था, टैक्स कम पड़ता था, रिड्यूस रेट लगता था, वो भी खत्म कर दिया गया है। 24AA में रिलेटेड टू रिड्यूस टैक्स रेट ऑफ, ये CR नोरिनको जॉइंट वेंचर, ये चाइनीज कंपनी थी, सीपैक के ऊपर ये काम कर रही थी, तो उसका भी रिड्यूस रेट जो है वो खत्म कर दिया गया है। और रिड्यूस रेट ऑफ मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 25% हैज बीन एक्सटेंडेड टू रिटेलर्स ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन्स हैं। तो जो पाकिस्तान में चूंकि मोबाइल फोन बनना शुरू हो गए हैं, तो उस पे मिनिमम टैक्स जो 0.25% है, नॉट 25%, ठीक है, ये लगेगा। उसके बाद क्लॉज 28A भी ओमिट कर दी गई है, रिडक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ हाइब्रिड कार्स। तो हाइब्रिड कार्स की इंपोर्ट के ऊपर जो आपको रिड्यूस रेट लगता था वो भी खत्म कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट का फोकस ये है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड कार्स बने, बल्कि अब तो इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है। तो वो ये जो रिड्यूस रेट है, एग्जेम्पशंस हैं, ये आस्ता आस्ता विड्रॉ हो रही हैं, और बहुत बड़ी जो इनका बंच है वो इस लॉ में खत्म किया गया है। अच्छा, इसमें फिर ये था कि जी रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटीज, ये सेकंड शेड्यूल ही चल रहा है, पार्ट 3, उसमें क्लॉज 2 है वो भी ओमिट कर दी गई है। उसमें यह था कि जी रिसर्चर्स एम्प्लॉयड इन NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, अगर कोई एम्प्लॉयड है टीचर्स या रिसर्चर का जो अलाउंस था वो भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद क्लॉज 7 भी ओमिट कर दी गई है, जिसमें यह था कि जी फॉरेन फिल्म मेकर्स को 50% रिड्यूस टैक्स रेट लगता था, वो भी खत्म कर दिया गया, अब वो भी 100% टैक्स देंगे। क्लॉज 8 भी ओमिट हुई है। इसमें जो पाकिस्तानी फिल्म मेकिंग कंपनीज थी, जो फिल्में पाकिस्तान में बनती थी, उसमें 75% तक रिड्यूस रेट लगता था, अब वो भी खत्म कर दिया गया। क्लॉज 9 हैज बीन अमेंडेड टू लिमिट Clause 9 has been amended to limit the 50% reduction of tax payable on profits and gains derived by a person from low-cost housing projects to such projects which commence on or before 30th of June 2024. तो ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर 50% रिड्यूस रेट था, ये 30 जून 2024 तक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अभी इन्होंने इसको लिमिट कर दिया। तो 9B जो था, इसमें यह था कि अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 90% टैक्स रिडक्शन होती थी, तो वो भी 30 जून 2024 तक है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद है जी 13th स्केड्यूल 13th। अब ये एक न्यू इंसर्शन है। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि आपने देखा कि एग्जाम्पशंस खत्म हुई, अब वो एग्जाम्पशन वहां से खत्म होकर 13th स्केड्यूल में वो चीजें आ गई। जैसे मैंने वहां कहा था कि सिटीजन फाउंडेशन को एग्जाम्पशन खत्म कर दी गई, तो यहाँ पे सिटीजन फाउंडेशन इंसर्ट कर दी गई। ठीक है, तो उसमें हुआ ये कि चैरिटेबल डोनेशंस जो हैं उनके ऊपर टैक्स क्रेडिट लगा दिया गया इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पशंस। उन्होंने कहा कि टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, और उसमें कंडीशंस जैसे हमने पीछे डिस्कस की वो लगा दी गई कि आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स करनी है, सेल टैक्स रिटर्न, वो बाकी जो कंडीशंस हैं वो आपने मीट करनी है। तो उसमें मैंने ये सारी लिस्ट यहाँ पब्लिश नहीं की है। उसमें ये एक एनी स्पोर्ट बोर्ड, अब आपने देखा वहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड हटा दिए गए थे, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि recognized by the federal government for the purpose of promoting, controlling and regulating any sports or games। और इसी तरह सिटीजन फाउंडेशन और बाकी राबता आलम इस्लामी, बरीमाम जो मज़ार है, फातमीद फाउंडेशन है, शिफा ट्रस्ट है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है, 62 आइटम्स हैं इसमें। तो इनको अब लेकर आ गए हैं टैक्स क्रेडिट के अंदर, ये अंडर सेक्शन 61। तो ये आपकी थी जी अमेंडमेंट्स जो इस टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में आई है, सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में। आई होप कि ओवरऑल आपको थीम समझ आ गया होगा। मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। आई होप के प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। एनी क्वेश्चंस विल बी वेलकम्ड। जी सर, क्वेश्चन कुछ हैं जो मैंने लिखे हैं सर, तो वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अगर आप पसंद करें सर तो मैं आपसे शेयर कर दूँ। जी जी जरूर। जी सर, पहला क्वेश्चन था, if newly incorporated company purchased used plant and machinery from an existing local company, then would the new company could avail tax credit under section 65G? जी बिल्कुल ले सकती हैं, न्यू कंपनीज भी ले सकती हैं। Sir. Another question, sir. 65G is provide tax credit for export orient means which are full in FTR, final tax regime, for example, solar energy use in our government factory, etc. जी जी, अगर आप सोलर एनर्जी अपने इस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तब भी ठीक, यही अप्लाई होगा आपके ऊपर। इसको दिया जा रहा है, सिर्फ मोड चेंज हुआ है। जी 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 जी। Another question, in 100C, once you are eligible for tax credit, then the logic of 10% taxation be explained, please. अच्छा, वो मैंने 100C पढ़ा था, उसमें कंडीशंस सारी मैंने प्रेस्क्राइब की थी। आखिरी जो कंडीशन थी ना वो ये थी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का आपने, 1 करोड़ तो नहीं, मैं 100 करोड़ कह देता हूँ, 100 करोड़ का आपका डोनेशंस थे और आपके ये रेंट के ऊपर उसमें से 35 करोड़ आपके बच गए। वो कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने वेलफेयर पर्पस के लिए लिए थे, आपने स्पेंड नहीं किए,
तो उसमें यह है कि जी अगर आपने अगले साल यूज करने थे तो अगले साल ही आप डोनेशन लेते, इस साल क्यों लिए आपने, या आप अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सके, उसके लिए आपने अनस्पेंट फंड्स जो हैं वो उनके ऊपर 10% आपने टैक्स देना है। और वो भी उसमें उन्होंने कह दिया है, 3 कंडीशन में आपसे मान जिक्र की थी कि उसमें ये है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा, अगर आप 100 मिलियन से कम है आपके डोनेशन तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज ये अप्लाई होगा। तो बेसिकली ये था कि वो ये कह रहे हैं कि आप वेलफेयर एक्टिविटीज पे काम करें, पैसे ना बचाएं। पैसे मतलब बचाने का मकसद नहीं है, डोनेशंस आए हैं तो स्पेंड होने चाहिए वेलफेयर में। सेकंड में इनका क्वेश्चन है कि टैक्सेशन ऑन सरप्लस फंड्स at 10%. For that purpose, surplus funds condition less than 25% of total receipts. Please explain. जी ये वही बात है कि 10% टैक्स होगा सरप्लस फंड्स के ऊपर, और इस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो टोटल रिसीट्स का मतलब एटलीस्ट 75% आप स्पेंड, यानी 75% आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने 75% ऑफ द फंड्स अगर आपने स्पेंड कर दिए हैं, अब 25% ऊपर अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं और आपने अभी तक स्पेंड नहीं किए तो उसके ऊपर टैक्स है। जी मैं गुजारिश करूं काई साहब इसमें थोड़ी सी प्लीज। जी जी सर ये 100C जो नई क्लॉज है इसमें सरप्लस फंड्स में उन्होंने पिछली ही क्लॉज को उन्होंने जो अडॉप्ट किया है। असल में जो आपने फरमाया ना जी, बिल्कुल सही फरमाया है कि जो सरप्लस फंड्स वो 75% से ज्यादा अगर आपने स्पेंडिंग कर ली हुई है तो फिर तो ठीक है। अगर आपकी जो सरप्लस ऑफ इनकम जो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अगर 25% से ज्यादा है तो फिर दे आर टेकिंग दी सरप्लस एज अ सरप्लस फंड। लेकिन सर इसमें एक एक्सक्लूजन दी हुई है उन्होंने, वो है रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है दोज आर द फंड्स फॉर हुम, जब कोई बंदा डोनेशन दे रहा है उसने अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी है तो फिर वो सरप्लस फंड्स की डेफिनेशन से बाहर चले जाते हैं। जी जी इसमें मैंने वो एग्जांपल भी दी थी ना जी सर, मैंने कहा था कि उसने कहा कि ये आपने अर्थक्वेक के लिए देने हैं और अर्थक्वेक आया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आप तो वो खर्च नहीं कर सकते थे, उसमें करना ही अर्थक्वेक पे था, जी तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो गए। उसको उन्होंने लॉ में रिस्ट्रिक्टेड फंड्स का नाम दे के ना जी उसको एक्सक्लूजन दे दी है। जी जी तो बाकी जो आपकी जो सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है वो अगर 25% से ज्यादा है तो वो जो एक्सेस है उसको 10% पे सर ये जो टैक्स है। जी बिल्कुल। जी सर एक और क्वेश्चन है एक पार्टिसिपेंट की तरफ से कि वो कहते हैं अंडर सेक्शन 1114 अपडेटिंग ऑफ टैक्स प्रोफाइल वेदर कंपल्सरी फॉर इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन और नॉट। सैलरीड पर्सन का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनके लिए इनकरेज एफबीआर इनकरेज करता है कि आप उसको फाइल करें, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। जी सर एक और क्वेश्चन है सर, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है, whether this reduction in penalty by 75%, 50%, 25% for late filing shall be applicable for the returns filed for the year 2020। जी ये इस साल के लिए भी एप्लीकेबल है, 2020 नहीं 21। ये जो अपनी आपने लास्ट 2020 की जो फाइल की, हाँ ठीक है, इस पे अप्लाई हो गई। जी जी अप्लाई होगा। जी जी लेकिन आप देखें ना इसमें आप वो 2 महीने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब तो 3 महीने वाला भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब वो फायदा कोई नहीं है। अब किसी ने अगर फाइल की है मार्च, आपका 3 महीने मार्च में कंप्लीट हो गए और अगर कंपनी भी है तो उस सूरत में अब उसका फायदा कोई नहीं है। अगर किसी ने पहले फाइल की हुई है और उसके ऊपर पेनल्टी अगर कह रहा था एफबीआर तो अब नहीं लगेगी। जी सर एक क्वेश्चन अभी एक पार्टिसिपेंट ने सेंड किया है, ज़कात टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीवियसली एग्जेम्प्ट नाउ ट्रीटेड एज टैक्स क्रेडिट। ज़कात को मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं छेड़ा सर? नहीं ज़कात टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली बिल्कुल ज़कात उन्होंने वो दे दिया ना सर, इदारों के नाम दे दिए ना, किस इदारे को आप दे रहे हैं। ठीक है जी सर। और वो सारी की सारी कुछ एग्जाम्पशन अवेलेबल है, मतलब आप सारी रिमूव नहीं हुई,
कुछ वहां पे लिस्ट में अवेलेबल हैं, कुछ यानी कि मेजॉरिटी जो है वहां से रिमूव होकर क्रेडिट में चली गई है, और कुछ वहां अवेलेबल हैं स्टिल। ठीक है, अगर आप मसलन ये फातमीद फाउंडेशन को अगर आप ज़कात देते थे तो वो एग्जाम थी, अब वो फातमीद फाउंडेशन आ गई टैक्स क्रेडिट में। ठीक है, तो वो आपने 1 by 1 देखना है कि जो इदारा जिसको आप दे रहे हैं वो किस में फॉल करता है। मेजॉरिटी वैसे इसी में आ गई है, जो इन्होंने 13 शेड्यूल दिया है ना, उसमें आ गई है। जी सर, एक क्वेश्चन सर और है सर, मैं भी देख रहा हूँ एक प्लीज। जी जी सर, वो ये टीचर्स का अब जो इन्होंने जो अच्छा उसमें रिडक्शन थी जो है पार्ट 3 सेकंड स्केड्यूल की, जो 25% फुल टाइम टीचर और रिसर्चर्स को जो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था एट द रेट 25%, सर अब जब उसकी कैलकुलेशन होगी तो वो क्या करेंगे? मतलब 18 मार्च ऑनवर्ड से हम उनको सैलरी में, और 18 मार्च से पीछे जो है जुलाई 1 2020 से लेकर 18 मार्च की कैलकुलेशन सेपरेट से होगी, और 18 मार्च ऑनवर्ड 30 तक की जो कैलकुलेशन सेपरेट से होगी, फिर जो है टैक्स कैलकुलेट होगा उनका। देखें, ये इस पे हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ। ठीक है जी, एक सेकंड में, जस्ट अ सेकंड, ये आपके सामने आ रहे हैं, ये आ रहा है जी। थैंक यू आ रहा सर। अच्छा नहीं नहीं, ये मैंने खोला हुआ, शेयर नहीं किया हुआ शायद। दिस ऑर्डिनेंस शैल बी कॉल्ड द लॉ सेकंड अमेंडमेंट्स, इट शैल कम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू फोर्स एट वंस, यानी आज से अप्लाई। इसका यही मतलब हुआ कि उससे पहले जो आपने दी उसके ऊपर आपका वो वैलिड होगा, इसके बाद नहीं होगा। ये देखें ना, एट वंस, कि एट वंस का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। अब हम नंबर ऑफ डेज कर लेते हैं ना जी, कि अब जुलाई से लेके 18 मार्च तक कितने दिन बने, और फिर 18 मार्च ऑनवर्ड 30 तक कितने दिन बने। जी बिल्कुल, मेरी ओपिनियन ये है, बाकी इसकी हम पूछ भी लेते हैं उनसे। मेरी ओपिनियन ये है कि ये इसी तरह ही होगा, बाइफिकेट होगा, या इसकी वो कहते हैं ना फला ईयर से इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने कहा जी एडवांस कि इमीडिएटली होगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत शुक्रिया जी, फ्रूटफुल रहा। आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत नाउ आई वुड शुक्रिया। लाइक टू कॉल, इंशाल्लाह जी जी। now I would like to call the chairman CPD committee Faisalabad Shahid Irshad Sahab for formal vote of thanks to our respected speaker and participants. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्नर स्पीकर गुलाम मुस्तफा काजी साहब, डियर फेलोज, और हमारे वेबिनार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑन बिहाफ ऑफ फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल एंड ऑन बिहाफ ऑफ सीपीटी कमेटी फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल, आई एम हाईली थैंकफुल कि आप लोगों ने हमारे लिए अपना कीमती वक्त स्पेयर किया, एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू गुलाम मुस्तफा काजी साहब हु स्पेयर्ड फॉर अस हिज वेरी वैल्यूएबल टाइम and who shared his valuable comments on this very important जो 18 मार्च से अपना ये जो अमेंडमेंट आई है, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने हमें पहले तो उन्होंने हमें हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन को बड़े उन्होंने पेशेंटली लिया, और बड़ा ही उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जवाब दिया। एंड आई होप काई साहब हमें हमारे अपने इस पैट्रोनेज को फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल के लिए इन फ्यूचर भी जारी रखेंगे सर, और हम इंशाल्लाह चाहे आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़। Allah.